वाह! उसकी मुलाकात ट्रेन में एक युवक से हुई जिसने अपना नाम राजेंद्र मेहरा बताया था। रास्ते में दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। राजेंद्र ने पायल की मदद की और उसे दिल्ली में एक नौकरी दिलाने में सहायता की। समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई और प्रेम संबंध में बदल गई। राजेंद्र ने पायल को अपने माता पिता कुलदीप मेहरा और अंजू मेहरा से भी मिलवाया। परिवार से मिलने के बाद पायल को यकीन हो गया कि राजेंद्र उसके लिए सही व्यक्ति है। 2015 में पायल और राजेंद्र ने अपने परिवारों की सहमति से शादी कर ली। शादी के शुरुआती कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र का व्यवहार बदलने लगा। वह पायल से अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की मांग करने लगा, जो पायल को बेहद परेशान करता था। वाह! पायल ने कभी अपने पति को प्यार से इनकार नहीं किया था, लेकिन राजेंद्र के अजीब व्यवहार ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। एक रात राजेंद्र ने शराब पी रखी थी। उस रात उसने पायल के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसके साथ ऐसा राक्षसी व्यवहार किया जिसे पायल भूल नहीं पा रही थी। इस घटना के बाद पायल ने तय कर लिया कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही अगली दोपहर राजेंद्र घर से बाहर गया, पायल ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसकी नज़र अलमारी में छुपाए गए कुछ कागजों पर पड़ी। उन कागजों को देखकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें छिपा राजेंद्र का एक बड़ा राज सामने आ गया। राजेंद्र का असली नाम राजेंद्र मेहरा नहीं था, बल्कि वह राजेश वीर सिंह कमरिया था। उसने पायल से अपनी असल पहचान छिपाई थी। इस खुलासे के बाद पायल ने अपना आधा अधूरा सामान समेटकर ग्वालियर में ही रहने वाले अपने पिता के घर चली गई, जो शहर के नामी ट्रांसपोर्टर हैं। वाह! पायल के घर छोड़कर जाने के बाद राजेंद्र का गुस्सा बढ़ता गया। उसने कई बार फोन पर पायल को धमकाया और उसे घर वापस आने की चेतावनी दी, लेकिन पायल अब फिर उस नरक में नहीं जाना चाहती थी, जहां से वो जान बचाकर आई थी। दूसरी बात अब ये थी कि उसे राजेंद्र के फ्रॉड होने का भी शक होने लगा था। इसलिए राजेंद्र उसे फोन पर धमकाता रहा, लेकिन पायल उसके पास नहीं लौटी। अपने मायके में रहते हुए पायल को 6 महीने बीत चुके थे। इन महीनों में राजेंद्र ने उसे धमकियों से डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन पायल ने उसे अनदेखा कर दिया। 12 मार्च को पायल बाजार जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में राजेंद्र ने कुछ बदमाशों की मदद से उसे कार में खींचकर अपहरण कर लिया। कार में ही राजेंद्र ने पायल के संग मारपीट कर उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से पायल किसी तरह उसके चंगुल से भागने में कामयाब रही। पायल ने झांसी रोड थाना पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत की। पायल ने अपने पति राजेंद्र के असली नाम और उसके अतीत के बारे में जो जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित सांघी ने तुरंत एक टीम गठित की, जिसमें एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के निर्देशन और टीआई क्राइम ब्रांच थाना दामोदर गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। पायल ने अपनी शिकायत में यह दावा किया था कि राजेंद्र जौरासी गांव का रहने वाला है, जो बिलोआ थाने के अंतर्गत आता है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना था कि क्या राजेंद्र वास्तव में राजेश वीर सिंह कमरिया है। इसलिए उन्होंने राजेश कमरिया को ढूंढना आवश्यक समझा। इसलिए जब ग्वालियर पुलिस ने बिलोआ थाने से जानकारी मांगी, तो पता चला कि राजेश के खिलाफ बिलोआ थाने में 36 लाख की धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। इस जानकारी के साथ ही पुलिस को एक और अहम सुराग हाथ लगा। राजेंद्र कमरिया नाम से पत्नी वाह! मुस्कान के साथ 2013 में हरिशंकर शिवहरे के मकान में किराए से रहता था, यानी राजेंद्र शादीशुदा था, जबकि उसने पायल के साथ शादी करते समय खुद को अविवाहित बताया था। इससे पुलिस समझ गई थी कि राजेंद्र और राजेश अगर एक व्यक्ति है तो निश्चित कि वह काफी शातिर खिलाड़ी है। इसीलिए पुलिस ने जिले भर में पुलिस थाने में इसके बारे में अलर्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला और उन्होंने बिल्लौआ के एक फार्म हाउस से उसे पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी के बाद राजेश का असली चेहरा सामने आ गया। राजेश की कहानी 2011 से शुरू होती है, जब वह लश्कर के बाला बाजार इलाके में रह रहा था। उसी इलाके में उसके पड़ोसी मनोज गहलोत अपनी पत्नी गीता और बेटे निखिल के साथ रहते थे। मनोज का परिवार सामान्य रूप से खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन उनके घर में एक और सदस्य भी था, मनोज के साले का बेटा, जो पढ़ाई के सिलसिले में उनके साथ ही रह रहा था। पड़ोसी होने के कारण मनोज और राजेश के बीच अच्छी दोस्ती हो गई।
इस दोस्ती का फायदा उठाकर राजेश ने धीरे धीरे मनोज के परिवार के और भी करीब जाने की कोशिश की। इसी दौरान राजेश ने मनोज की पत्नी गीता, जो उम्र में उससे 10 साल बड़ी थी, उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। गीता भी राजेश की बातों में आ गई और दोनों के बीच का यह रिश्ता छिपते छिपते गहरा हो गया। राजेश के लिए गीता के साथ संबंध बनाना महज शौक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि गीता और मनोज के पास न केवल पैसा है, बल्कि यूपी के मुरानीपुर में भी काफ़ी संपत्ति है। इसी संपत्ति को हड़पने के इरादे से राजेश ने गीता के साथ प्यार का नाटक किया। गीता राजेश के प्यार में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि उसने उसकी हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास करना शुरू कर दिया। राजेश ने जब मनोज की संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की योजना बनाई, तो उसने गीता को मनोज की हत्या के लिए उकसाया। राजेश के बहकावे में आकर गीता इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने पति की हत्या करने के खौफनाक प्लान पर भी हामी भर दी। राजेश ने उसे यकीन दिलाया कि मनोज के हटते ही वे दोनों उसकी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। प्यार में अंधी गीता, जो कभी अपने परिवार की हिफाजत के लिए जीती थी, अब उसी परिवार के विनाश की ओर कदम बढ़ाने को तैयार हो गई थी। 31 दिसंबर 2011 की रात राजेश और गीता ने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। राजेश के कहने पर गीता ने अपने पति मनोज को बियर में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब मनोज बेहोश हो गया, तो दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। मनोज की हत्या करने के बाद राजेश और गीता ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे रात के अंधेरे में मनोज की लाश को झांसी के पास बेतवा नदी में फेंक आए, यह सोचकर कि किसी को उनके इस भयानक अपराध की भनक भी नहीं लगेगी। 2 दिन बाद बड़ागांव थाना पुलिस को अज्ञात शव मिला, जिससे हत्या का यह मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान राजेश ने न केवल अपने पहले अपराध का खुलासा किया, बल्कि यह भी बताया कि गीता भी इसमें शामिल थी। पुलिस ने जब गीता की गिरफ्तारी के लिए राजेश से गहराई से पूछताछ की, तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। राजेश ने एक नहीं बल्कि 3 और हत्याओं को अंजाम दिया था। मनोज की हत्या के बाद राजेश ने गीता से शादी कर ली और रामानुज नगर में हरिशंकर शिवहरे के मकान में किराए पर रहने लगा। इस दौरान उसने गीता का नाम मुस्कान बताया, जिससे हरिशंकर का विश्वास जीत लिया। राजेश ने यहाँ एक चालाकी भरी योजना बनाई और सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर उसे 26 लाख रुपए में बेचने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट के तहत उसने पूरी रकम अपने हाथ में ले ली और फिर गीता के साथ यूपी के मुरानीपुर जाकर रहने लगा, जहां गीता की बड़ी संपत्ति थी। जब हरिशंकर शिवहरे को यह समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने राजेश के खिलाफ ठगी का मामला 2013 में बिलवा थाना में दर्ज कराया था। इसके बाद राजेश ने गीता की जायदाद पर कब्जा करने की योजना बनाकर उस पर काम शुरू किया। इसके लिए उसने अपने भाई लखन यादव और बहन रेखा के देवर मनीष को शामिल कर लिया। 25 जनवरी 2013 को तीनों ने मिलकर गीता और उसके 4 वर्षीय बेटे और 16 साल के भतीजे की हत्या की। जांच के बाद पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड में राजेश के भाई लखन और बहन के देवर मनीष को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन राजेश तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया था। इस हत्याकांड के बाद राजेश दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसकी मुलाकात रिटायर्ड आर्मी अफसर कुलदीप मेहरा और उनकी पत्नी अंजू से हुई। राजेश ने कुलदीप मेहरा को अपना नाम राजेंद्र मेहरा बताया और जल्द ही दोनों पति पत्नी को भरोसे में लेकर उनका बेटा बनकर उनके साथ रहने लगा। कुलदीप मेहरा के पास करोड़ों की संपत्ति देखकर राजेश ने उनको ग्वालियर इलाके में इन्वेस्ट करने की सलाह देकर 5 करोड़ रुपए ठग लिए। इसी दौरान पायल राजेश के संपर्क में आई। पायल के साथ राजेश की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। पायल ग्वालियर के बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी की इकलौती बेटी है। यह जानकर राजेश ने उसके साथ दोस्ती कर ली और राजेश ने जैसे तैसे पायल की दिल्ली में नौकरी दिलवा दी। नौकरी लगने के बाद रोज उनकी मुलाकातें होने लगीं। इस दौरान राजेश ने उसे अपने माता पिता के तौर पर कुलदीप मेहरा और अंजू मेहरा से मिलवाया था। फिर पायल से प्यार का नाटक किया, फिर शादी हुई। इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि अगर पायल पुलिस तक नहीं पहुंचती तो राजेंद्र न केवल उसकी हत्या करता, बल्कि उसके खिलाफ कई अन्य अपराधों को भी अंजाम देता। आज की दूसरी कहानी पुणे शहर से है। पुणे में एक जगह है मुढ़वा, यहीं पर अग्रवाल परिवार रहता था। ये बात 2019 की है। 22 जून को राधा अग्रवाल घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी।
उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है और वह 2 दिन में लौट आएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और वह घर नहीं लौटी, तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगी। जब वह 25 जून तक नहीं लौटी, तो पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने उसका फ़ोन मिलाया, लेकिन राधा का फ़ोन स्विच ऑफ मिला। राधा के 16 वर्षीय बेटे मानव ने इस बारे में अपनी माँ की सहेलियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वह तो शिरडी गई ही नहीं थी, न ही उन्हें राधा के शिरडी जाने की कोई जानकारी है। राधा की सहेलियों से यह जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। 25 जून की शाम को ही मानव थाना मुढ़वा पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी संपतराव भोसले को अपनी मां के लापता होने की विस्तार से जानकारी दे दी। राधा अग्रवाल शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। मानव अग्रवाल की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य में पड़ गए कि राधा अग्रवाल आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गई होगी। उन्होंने राधा अग्रवाल की डिटेल्स लेने के बाद मानव को भरोसा दिया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी। यह मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद उन्होंने राधा की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया पुणे शहर के सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। पुलिस टीम ने राधा अग्रवाल की खोजबीन तेज कर दी। जांच के दौरान यह पता चला कि राधा शादी से पहले से ही खुले विचारों की थी। वह किसी भी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। शादी के बाद उसे ऐसा परिवार मिला जहां उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन राधा को अपने पति का साथ नहीं मिल रहा था। अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में इतना व्यस्त था कि वह उसे समय नहीं दे पाता था। उनका एक बेटा भी था जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। यही वजह थी कि राधा ने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ ही दिनों में उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए। उसने घूमने के लिए एक स्कूटी भी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद राधा के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगी और वह अपनी इस नई जिंदगी से काफ़ी खुश रहने लगी थी। यह जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी को पूरा यकीन हो गया कि राधा की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, जिसका पर्दा उठाना ज़रूरी है। पुलिस ने राधा अग्रवाल का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकाली, तो आखिरी लोकेशन पुणे के भोसले नगर टेज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और ताबड़तोड़ खोजबीन करने लगी। उन्हें वहां राधा अग्रवाल की स्कूटी मिली। पुलिस ने स्कूटी की डिक्की खोली तो उन्हें राधा का मोबाइल फ़ोन मिला, लेकिन फ़ोन पूरी तरह से डिस्चार्ज था। यह देखकर पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। जब मोबाइल को चार्ज करके चालू किया गया तो पुलिस टीम हैरान रह गई। राधा के व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और पुरुष दोस्तों की लंबी लिस्ट थी। पुलिस ने देखा कि राधा के फ़ोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी वह आनंद निगम था, जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम आनंद निगम के घर पहुंची, लेकिन वह वहां से फरार मिला। परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गई। आनंद निगम को हिरासत में लेकर पुलिस पुणे लौट आई। आनंद निगम से थाने में पूछताछ की, लेकिन वह पहले तो यही कहता रहा कि उसे राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला को नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और राधा की चैटिंग दिखाई तो आनंद निगम सहम गया। वह चाहकर भी अपने झूठ को नहीं छिपा सका। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में उसने अंततः स्वीकार कर लिया कि उसने राधा अग्रवाल की हत्या कर दी थी। उसके इस खुलासे ने मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और पुलिस के लिए सच्चाई को सामने लाने का रास्ता खोल दिया। 31 वर्षीय आनंद निगम मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। परिवार की माली स्थिति साधारण थी। जब आनंद के पिता का निधन हुआ तो घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ पुणे आ गया और वहाँ की वृंदावन कॉलोनी के तापकीर नगर में रहने लगा। पुणे में रहते हुए उसकी माँ ने एक दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसके बाद उसकी बहन जवान हुई और उसने भी लव मैरिज कर लिया। इन घटनाओं के बाद आनंद ने भी विवाह कर अपना एक नया घर बसाया। समय के साथ उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए और वह 2 बच्चों का पिता बन गया। अपनी रोजी रोटी के लिए आनंद ने एक पुरानी कार ले ली
और लोगों को ड्राइविंग सिखाने लगा। उसके पास ड्राइविंग सीखने के लिए ज़्यादातर महिलाएं आती थीं। अपनी व्यवहार कुशलता के कारण आनंद महिलाओं के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता था और वे उसे अपना दोस्त मानने लगती थी। आनंद उनसे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करता था, जिससे उसका व्यवसाय भी प्रभावित होने लगा। यह बात जब आनंद की पत्नी को पता चली तो उसने उसे आड़े हाथों लिया। विवाद इतना बढ़ा कि उसे अपना कार ड्राइविंग का व्यवसाय बंद करना पड़ा। अब परिवार चलाने के लिए उसे कोई और काम करना ही था। उसने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर भोसले नगर के रेंज हिल इलाके में एक टी स्टॉल शुरू किया। वहाँ वह बीड़ी और सिगरेट भी बेचता था। इस काम में उसकी मां भी मदद करती थी। हालांकि पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद इस व्यवसाय से खास आमदनी नहीं हो पाती थी। घर का खर्च बमुश्किल चलता था और इसी दौरान उसे कर्ज चुकाने में भी कठिनाई होने लगी। नतीजा ये हुआ कि उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 2 लाख के करीब पहुंच गया। वह हमेशा इसी चिंता में रहता कि कर्ज कैसे उतारे। आनंद सोशल साइट्स पर काफी सक्रिय रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा और उस पर मोहित हो गया। बिना किसी देरी के उसने राधा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राधा ने आनंद का फोटो देखते ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। हालांकि राधा और आनंद की उम्र में काफी अंतर था। राधा आनंद से लगभग 10 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद उनकी दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। राधा अग्रवाल के पास पैसों की कमी नहीं थी। खर्च करने के लिए उसके पास पैसा ही पैसा था और वह एक स्कूटी से कहीं भी आने जाने में सक्षम थी। आनंद निगम के संपर्क में आकर राधा इस हद तक फिसल गई कि उसने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को भी लांघ लिया। जब भी मौका मिलता, दोनों पुणे शहर के किसी न किसी होटल में जाकर मौज मस्ती करने लगते थे। समय अपने अनुसार बीतता रहा और राधा अब पूरी तरह से आनंद पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी। आनंद जो भी कहता वह तहे दिल से स्वीकार करती थी। आनंद को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि राधा उसकी दीवानी हो गई है, तो उसने अपने ऊपर चढ़े कर्ज चुकाने के लिए एक खतरनाक योजना बना ली। दरअसल राधा अग्रवाल 1-2 लाख रुपए उसे ऐसे ही दे सकती थी, लेकिन आनंद ने कुछ बड़ा सोच लिया था। लेकिन आनंद अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि अगर रिश्ता खराब हुआ तो राधा अग्रवाल उससे अपना पैसा मांग सकती थी। यही सब सोचकर वह केवल अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने लगा। योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन उसने राधा से कहा, राधा तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर किसी मैगजीन में तुम्हारे फोटो भेजे जाएं तो वे कवर पेज पर छप सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर राधा थोड़ी उत्सुक हो गई और उसने आनंद की इस सलाह को ध्यान से सुना। आनंद ने जानबूझकर राधा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उसके लिए हमेशा कुछ खास करना चाहता है। आनंद ने राधा से कहा कि वह बेहद खूबसूरत है और उसके फोटो मैगजीन के कवर पर छप सकते हैं। राधा खुश होकर सहमत हुई और आनंद ने कहा कि वह एक नेचुरल जगह पर फोटो शूट करेगा। उसने राधा से कहा कि वह अगले दिन अपने सारे गहने पहनकर आए। राधा ने आंख मूंदकर आनंद पर भरोसा किया और 22 जून की सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकली। उसने परिवार को बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ स्कूटी पर साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रही है और 2 दिन में लौट आएगी। इसके बाद वह स्कूटी लेकर आनंद द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई, जहां आनंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने राधा की स्कूटी संभाली और वह उसके पीछे बैठ गई। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए कब पुणे से 80 किलोमीटर दूर ताम्हिणी के वर्षा घाट के जंगलों में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आनंद ने स्कूटी एक तरफ खड़ी की और राधा से फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। राधा खुशी खुशी तैयार हो गई। आनंद ने उसे जंगल में अलग अलग एंगल से फोटो खींचने के बाद कुछ होटर फोटो खिंचवाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधने का अनुरोध किया। राधा उसकी बात मान गई। जब उसके हाथ पैर बांध दिए गए तो आनंद ने उसके सारे गहने उतारकर अपने पास रख लिए। फिर उसने छिपा हुआ तेज धारदार चाकू निकालकर राधा का गला रेत दिया। राधा की एक चीख निर्जन जंगल में खो गई। राधा अग्रवाल की हत्या के बाद आनंद निगम ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी की डिक्की में रखकर उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की ओर लौट पड़ा। ताम्हिणी वर्षा घाट से कुछ दूर जाने के बाद उसने पर्स से सारे पैसे निकालकर पर्स को फेंक दिया। आनंद ने घोरपेड़ फाटक पर एक पान की दुकान पर रुककर सिगरेट पी और फिर सीधे अपने टी स्टॉल पर गया।
जहां उसने राधा की स्कूटी को छिपा दिया और चाकू स्टॉल के अंदर रख दिया। रात 1 बजे